Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all on the last lecture of evolution. Sorry, आई होप सो कि लास्ट ही हो. ठीक है, देखो मैं अगर तुमको अच्छे से बताऊँ मेरे साथ क्या हो रहा है, आई रियली डोंट नो कि क्या चल रहा है, पता नहीं. अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो और पिछले के लेक्चर के कंटिन्यूटी और शॉर्ट्स के कंटिन्यूटी के अगर तुमको कुछ डाउट है तो लेट मी क्लियर दिस. सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, अभी राउंड 2 चल रहा था ना हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग का, तो उसमें मेरे को फरीदाबाद कॉलेज मिला. एंड लिटरली वो कॉलेज ऐसे जंगल टाइप में था ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा उधर 2 दिन तक. तो मैं वापस आ गई घर पे. तो ना वहाँ पे इसी वजह से मैं अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई. और फिर अब जाते हैं तो 2 दिन रुके हैं, तो सीनियर्स वगैरह थोड़ा ऐसे ही इधर उधर करते रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ा बिजी थी, है ना. तो शॉर्ट्स का तो बिल्कुल मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. लेक्चर भी मैं जैसे तैसे करके रिकॉर्ड करके रखती हूँ, बट बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं बैठ रही है, क्योंकि हमारे घर से अगर मैं जाऊँ तो मतलब आने जाने में मेरे को पूरा दिन लग जाता है. इस वजह से मैं तुम्हारा लेक्चर अच्छे से नहीं ले पा रही. बट आई स्वेयर कि जैसे ही मेरे को राउंड 3 में अगर कोई फिर तो मतलब राउंड 3 में ऐसा है, अगर मेरे को कोई भी कॉलेज मिले फिर तो मेरे को जाना ही है. और अगर फिर से फरीदाबाद वाला ही मिला तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा. तो मैं एडजस्ट कर लूँगी जैसे तैसे. बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा बस अभी डिसकंटिन्यूशन चल रहा है. अभी तो मैं घर आ गई, अभी थोड़ा टाइम रेगुलर होगा, बट उसके बाद फिर से अगर दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ जाओ, फिर मेडिकल करवाओ, तो उसमें बहुत झंझट है यार. तुम लोगों को पता चलेगा बाद में जब काउंसलिंग करवाओगे तब. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई स्वेयर कि जैसे ही कॉलेज में स्टेबिलिटी आएगी मेरे, जैसे ही मेरी क्लासेस रेगुलर होना शुरू होंगी, मैं पक्का तुम्हारी क्लासेस रेगुलर लगाऊंगी. कोई तुमको दिक्कत तकलीफ़ पीड़ा कष्ट कुछ नहीं होगी, आई स्वेयर. ठीक है, बट अभी तुम थोड़ा सा मेरे को समझने का ट्राई करना. मैं ऐसा नहीं है कि जानबूझ के तुम्हारे लेक्चर नहीं बना रही, नहीं ऐसी बात नहीं है. ठीक है, अभी बस थोड़ा टाइम ही नहीं बैठ रहा फिट, और लेक्चर का एक पर्टिकुलर टाइम भी नहीं सेट हो रहा कि इस टाइम पे मैं दे दूँ, इस टाइम पे मैं दे दूँ. अब पूरा आज भी मैं वापस घर आई तो सुबह से लेके शाम तक बिज़ी थे. बस अभी जाके मैं फ्री हुई तो सोचा अभी बना लेते हैं, उसके बाद जैसे ही होगा वैसे ही अपलोड कर देंगे. मैंने एक पोस्ट भी डाली थी वैसे तो इससे रिलेटेड, बट स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा समझने का ट्राई करना. मैं ट्राई करूँगी पक्का कि ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी ना आए, है ना. तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर. देखो अच्छा क्या होता है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन. देखो सबसे पहले लगभग 2000 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो, है ना. 1000 मिलियन ईयर्स अगो इज इक्वल्स टू 1 बिलियन ईयर्स अगो. तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ. देखो मैं तुमको ये सारी चीज़ों की एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दूंगी, जैसे मैंने इकोलॉजी में बनाया था, है ना. जैसे सारे डाटा थे तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने सालों के बाद आई. ठीक है, मेरे पास है वैसे तो मैं तुमको बस शॉर्ट के रूप में अपलोड कर दूंगी, तुम देख लेना वहाँ से, ईजी पड़ेगा ना. तो लगभग 2000 मिलियन साल पहले हमारे पास जो सबसे पहली फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की, वो अपीयर हुई. द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जिएंट मैक्रोमोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवेलप इज़ नॉट नोन. लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स हैं, जो हमारे पास बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट बनते हैं वो भी एक मेम्ब्रेन के अंदर एनवेलप्ड होके, वो उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म था ये अभी तक नॉन नहीं था. कुछ सेल्स के पास एबिलिटी थी कि वो रिलीज़ कर सकती थी ऑक्सीजन को. द रिएक्शन, ये बाद में पढ़ाएंगे, द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन. जो रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के सिमिलर होगी इन फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे जैसे कि फोटोसिंथेसिस में वहाँ पे वाटर स्प्लिट होता था किसके प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में, है ना. कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स. ये बात हम प्लांट फिजियो में अच्छे से पढ़ेंगे. जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होते हैं वो लोग लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर क्लोरोफिल को, जहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का बना होता है. तो क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल सब लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए को देते हैं. देन क्लोरोफिल ए पूरा प्रोसेस चलाता है, तो उसके बाद वाटर स्प्लिट होता है ना. तो स्लोली फिर धीरे धीरे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर बनने लगे. बाय द टाइम लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव. उस टाइम पे लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो टाइम पे इनवर्टिब्रेट जो थे वो बने और एक्टिव होने लगे. जो जॉलेस फिशेस थी वो प्रोबेबली इवॉल्व हुई होंगी 350 मिलियन ईयर्स अगो. ये बातें सारी चीज़ें इसमें याद रखने जैसी हैं, तुम कुछ नहीं छोड़ सकते, है ना. कुछ छूटा तो
घर लूटा फिरता हूँ, है ना। जॉलेस फिशेस जो होते हैं वो कब इवॉल्व हुई थी बेटा 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सीवीड्स जो होते हैं खरपतवार होते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट होते हैं, और कुछ प्लांट एक्सिस्टेड प्रोबेबली लगभग 320 मिलियन ईयर्स अगो। पहले क्या थी, सीवीड्स थी और कुछ प्लांट्स थे। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, या सॉरी बेटा, तो सीवीड्स और जो कुछ प्लांट्स थे वो कब मिले, 320 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट। हम लोगों को ये बताया जाता है कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लैंड के ऊपर आए थे वो क्या थे, प्लांट्स थे। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड, और फिर जैसे ही एनिमल्स लैंड के ऊपर आना शुरू हुए वैसे ही प्लांट पूरे लैंड के ऊपर फैलने लगे। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। तो ऐसे फिशेज जिनके पास स्टाउट होता था, स्टाउट मतलब उनकी जो ब्लबर होती है ना, जैसे व्हेल के अंदर होती है एक मोटा बहुत थिक लेयर होती है उनके सरफेस के ऊपर, मतलब उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत बड़ी सी लेयर होती है, तो उसको फैट को हम स्टाउट कहते हैं। और जिनके पास स्ट्रॉन्ग फिन्स थे उनके पास एबिलिटी थी कि वो लैंड के ऊपर भी आ सकती हैं और फिर वापस वाटर में भी जा सकती हैं। ये लगभग 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। 1938 के अंदर हम लोगों को एक फ़िश मिली जो कि साउथ अफ्रीका में पाई गई, जो कि हैपन टू बी अ सीलोकैंथ, जिसको माना जाता था कि वो सीलोकैंथ है, विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। पहले माना जाता था कि ऐसे फिशेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बट जैसे ही हमको 1938 में वो फ़िश मिली हमें पता चला कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी एक्चुअल में। दीज एनिमल्स कॉल्ड लॉबफिन्स, इन ऑर्गेनिज्म को हम, इन एनिमल्स को हम लॉबफिन्स कहते थे। इवॉल्व इनटू, ये जो लॉबफिन्स थी ये फर्स्ट एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुई, है ना, जो कि दोनों के दोनों मतलब लैंड के ऊपर भी रह सकते थे, वाटर के अंदर भी रह सकते थे। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, हमारे पास इनका कोई स्पेसिमेन नहीं है जो हमारे साथ बचा हो। हाउएवर, लेकिन दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सैलेमेंडर, हमारे पास जो फ्रॉक्स हैं, फ्रॉक भी एम्फीबियंस में आता है, और जो सैलेमेंडर्स हैं उनके एंसेस्टर वो लोग थे। कौन, जो जिनके पास एबिलिटी थी लैंड और वाटर दोनों पे जाने की, ऐसी कुछ सीलोकैंथ फिशेस और ऐसे एनिमल्स की, ठीक है। उसके बाद द एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस थे उसके बाद एम्फीबियन इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स के अंदर। दे ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, लेकिन जो एम्फीबियंस के एग होते थे वो सन एनर्जी के अंदर, सोलर एनर्जी के अंडर, सनलाइट के दौरान वो ड्राई हो जाते थे। लेकिन जो रेप्टाइल्स थे वो ऐसे थिक शेल्ड एग को ले करते थे जो कि सन के नीचे अगर रखते तो वो ड्राई नहीं होते थे, जबकि एम्फीबियंस के हो जाते थे। अगेन वी ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंडेंट, आज भी हम उनके पास जो मॉडर्न डे डिसेंडेंट है, मतलब आज के जो उनके डिसेंडेंट है, मतलब डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई पहला ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट रेप्टाइल, फिर उनके नीचे 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 चलता जा रहा है। आज हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल है, तो ये क्रोकोडाइल इसका डिसेंडेंट हुआ, है ना। तो द टर्टल्स, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल, तो ये उनके डिसेंडेंट कौन है, टर्टल्स हो गए, टॉर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल, क्योंकि सब रेप्टाइल्स में आते हैं। तो अगले 200 मिलियन ईयर्स अगो के अंदर भी रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ, अलग अलग शेप साइज़ के रेप्टाइल्स हमारी अर्थ पर आने लगे। जिएंट फॉर्म्स जो होते टेरिडोफाइट वो भी प्रेजेंट थी, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्स डिपोजिट स्लोली, फिर वो सारे नीचे गिर गए, फिर धीरे धीरे कोल बनने लगा। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इन टू वाटर, कुछ रेप्टाइल्स वापस पानी में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए। प्रोबेबली कब की बात है, ये 200 मिलियन ईयर्स अगो। ये है इक्थियोसोरस, एग्जाम्पल दिया। इक्थियोसोरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक रेप्टाइल था, वापस वो वाटर में चला गया, तो वो कैसा हो गया, फिश लाइक रेप्टाइल हो गया। ये कब की बात है, 200 मिलियन साल पहले की बात है, और एग्जाम्पल है इक्थियोसोरस। याद रखने लायक चीज़ है। मैं गलत करके आई थी, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो कौन से, डायनासोर्स थे। द बिगेस्ट ऑफ देम, सबसे बड़ा कौन था, और मेरे को तो नाम भी नहीं बोलना आ रहा, टायरेनोसोरस रेक्स। ये लगभग 20 फीट का था हाइट में। इसके ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ थे, बहुत अच्छे बड़े 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 दांत थे इसके, भाई बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े डायनासोर, बड़ी बड़ी दांत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें टाइप थे, है ना। तो टायरेनोसोरस रेक्स जो था, अगर तुमको टी रेक्स दे के आए तो भी घबराना नहीं है, टायरेनोसोरस की ही बात कर रहा है। तो ये लगभग हाइट में 20 फीट के होते थे, इनके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, तो तुम जैसे को 3 चुटकियों में ऐसे चबा जाए भाई, एक दांत के साथ ही चलो ख़त्म। लगभग 65 मिलियन ईयर्स को पहले द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड। अब अर्थ के ऊपर मैंने तुमको बताया था ना कि एक जो क्या बताया था मैंने तुमको, ये जो उल्का पिंड, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल सडनली मेरे दिमाग से निकल गया। तो ये ना मेटेओराइट नहीं, मेटेओराइट तो कुछ और बोलते हैं यार, ये जो ऐसे नहीं बोलते कि स्पेस में घूमते रहते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, तो ये ऐसे
अर्थ से टकरा जाएँ तो बहुत मतलब बहुत तहलका मच जाएगा, है ना। बट अगर मैं तुमको बताऊँ ना, तो जुपिटर अपने लिए बहुत ऐसे सेफ़ टाइप चीज़ है, क्योंकि वो उनको प्रिवेंट करता है अर्थ के ऊपर आने से, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो अपनी तरफ थोड़ा खींच लेता है ना। तो अपनी अर्थ के ऊपर ही टकराते नहीं है ज़्यादा। बट पता नहीं डायनासोर की किस्मत इतनी क्यों ख़राब थी भाई, टकरा गया वो डायनासोर, तहस नहस हो गए, है ना। तो ये चीज़ अचानक से अर्थ के ऊपर टकराई तो सडनली सब खत्म हो गए। अपने जैसे ऐसा होता है कि धीरे धीरे कोई प्रजाति खत्म होती है, बट डायनासोर्स का तो साथ ऐसा हुआ, मतलब एक दिन सब थे, एक दिन सब खत्म हो गए, ऐसा हुआ था। सो वी डोंट नो, उनका तो बैड लग ही ख़राब था। हम लोगों को कोई ट्रू रीज़न नहीं पता, बट मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था यार, ऑब्वियसली मैं बताऊँ तो। बट अगर बहुत लोगों की माने तो सब लोग यही मानते हैं, क्योंकि इतना सडन चेंज सिर्फ उसके टकराने से ही हो सकता है ना। तो सम से क्लाइमेट चेंज के कुछ लोग कहते हैं कि भाई अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से वो मर गए। कुछ कहते हैं कि कुछ उसमें से किस में इवॉल्व हो गए, बर्ड्स के अंदर इवॉल्व हो गए। बट इतने सारे डायनासोर अचानक से बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, ये बात भी थोड़ी पॉसिबल से नहीं लगती है। जो ट्रूथ है वो मे भी इनके बीच में लाई करता हो। स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। उस टाइम के जो, मतलब डायनासोर के टाइम के जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो फर्स्ट मैमल्स थे वो कैसे थे, श्रूज टाइप के थे, है ना। फर्स्ट मैमल्स वाज लाइक श्रूज। द फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, उनके फॉसिल जो छोटे छोटे होते थे। मैमल्स कैसे होते थे, विविपेरस होते थे, बेबी को बर्थ देते, अंडे नहीं देते थे। एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, और मम्मी की बॉडी के अंदर वो अनबॉर्न यंग को बचा के रखते थे। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट एंड सेंसिंग, मैमल्स के पास जो सेंस पावर थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट, और कम से कम वो खुद को खतरे से बचा सकते थे, जैसे कि तुम बचा सकते हो। अभी तुमको कोई ऐसे खतरा हो तो तुम सेंस कर लेते हो, सो तुम उसको टाल सकते हो फिर आगे जाके, है ना। तो मैमल्स इस चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं बाकी के ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। व्हेन रेप्टाइल केम डाउन, मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। फिर रेप्टाइल धीरे धीरे उनका दबदबा ख़त्म हो गया, फिर मैमल्स ने टेक ओवर कर लिया सब चीज़ें। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स। साउथ अमेरिका में कुछ मैमल्स थे जैसे कि हॉर्स, हिपोपोटामस थे, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मान लेते हैं ये एक बड़ा सारा एरिया है, कुछ ऐसा हुआ कि ये एरिया कट के अलग हो गया, ये एरिया कट के अलग हो गया। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कैमल है कुछ जगहों पर नहीं मिलता, और जैसे कैंगरू है वो भी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलता है, बाकी इंडिया वगैरह में मेरे को नहीं लगता कैंगरू मिलेगा। तो इसी वजह से पहले ये सब लोग साथ साथ रहते थे, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं यहाँ था तो वो वहाँ चला गया। अब यहाँ अगर कंगारू रहता था तो ये बदल गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ कंगारू है, हमारे इंडिया में नहीं है। कैमल भी है, सब कंट्रीज़ में नहीं मिलता, कुछ ही पर्टिकुलर कंट्रीज़ में मिलता है। तो इसी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मान लेते हैं। तुम्हारा पूरा एक घर कॉन्टिनेंटल, एक पूरा बड़ा सारा एरिया है जिसमें से तुम्हारे हर कमरे अलग अलग कट के कहीं और चले गए। तो जिस कमरे में तुम थे तुम पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, जिसमें तुम्हारी मम्मी थी पहुंच गए इंडिया, जिसमें तुम्हारे पापा थे वो पहुंच गए यूरोप। तो इस तरीके से हुआ, इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहेंगे। तो इसी वजह से ये रीज़न होता है कि कुछ एनिमल्स कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ जगहों पर ही मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते हैं, है ना। तो वैन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करा तो दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। फिर नॉर्थ अमेरिकन फोना भी मिलता गया वहाँ पे, है ना। ड्यू टू सम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड एंड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड। कुछ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पाउच्ड मैमल, ये एक तरीके से कैंगरू की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वाइव कर गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि बाकी अदर मैमल्स के कंपैरिजन में उनके पास कॉम्पिटिशन नहीं होता था। तो कॉम्पिटिशन नहीं तो वो सर्वाइव कर गए भाई। अब तुम्हारे साथ अगर नीट में 23 लाख बच्चे ना बिठा के मैं तुमको ही अकेले को नीट दिलवाऊँ तो ऑब्वियसली तुम ही हारोगे, तुम ही सेलेक्ट होगे। तुम्हारे 620 नंबर आए तो भी तुम राजा, तुम्हारे 720 आए तो भी तुम राजा, तुम्हारे 100 नंबर में आए तो भी तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, है ना, क्योंकि तुम अकेले ही पेपर दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है, दिस ऑल इज़ इमेजिनरी। और ये तो बहुत भयंकर औकात से बाहर वाली इमेजिनेशन हो गई भाई, है ना। चलो, लेस्ट वी फोगैट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, कुछ कम्प्लीटली वाटर के अंदर रहते थे, व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउज, और कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा, स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम हॉर्स, एलिफेंट, डॉग की इवोल्यूशन की बात देखें तो वो कुछ रोमांचक कहानियाँ हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में तुमको पढ़ने को मिलेंगी, मत पढ़ना भाई। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो है मैन की, क्योंकि मैन जो था पहले तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे गुफा वुफा में रहते थे ना, कुछ भी पहनने को नहीं होता था, ज्ञान व्यान कुछ बिल्कुल ही नहीं। अब मेरे को तो कई बार लगता है मतलब वो लाइफ पहले ठीक थी, क्या नीट, क्या जेई, क्या यूपीएससी, मतलब गुफाओं में रहते हुला हुला करते हैं मर जाते फिर मतलब बेस्ट लाइफ भाई, बेस्ट प्रो लाइफ। हम तो नूब ज़िंदगी जी रहे हैं। चलो चलो मजाक साइड,
जोक्स अपार्ट, ओके। मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ कि मैन इतना इंटेलिजेंट हुआ, कितनी लैंग्वेजेस उसने सीखी, कितने स्किल्स उसके पास आए, कितनी सेल्फ कॉन्शियसनेस उसको, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ मैन में होती है, सिर्फ ह्यूमंस में होती है और किसी में नहीं होती, सभी मैमल्स तक में नहीं होती है भाई, सिर्फ ह्यूमंस में होती है भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ये लाइन कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैं बता देती हूँ तुमको। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। देखिए भाई, लगभग 15 मिलियन साल पहले ऐसे प्राइमेट जिनको हम ड्रायोपैथिकस कहते थे और रामापैथिकस कहते थे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। वो हेरी होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बाल वाल होते थे उनके शरीर पे, गोरिल्ला की तरह चलते थे और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। रामापैथिकस वाज मोर मैन लाइक। इसका मैं ट्रिक बताऊँ तुमको कि रामापैथिकस ज़्यादा मैन लाइक था, ड्रायोपैथिकस ज़्यादा एप लाइक था। एप लाइक मतलब जैसे चिंपैंजी वगैरह होते हैं, राम वर्ड आ रहा है, राम तो एक इंसान थे, तो रामापैथिकस ज़्यादा मैन लाइक होते थे और ड्रायोपैथिकस बेटा ज़्यादा एप लाइक होते थे। कुछ फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ऐसे कुछ फॉसिल्स मैन लाइक बोन्स के कुछ फॉसिल्स हमको तंजानिया और इथियोपिया में मिले हैं। These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primate walked in eastern Africa। 3 से ये जो फॉसिल्स हैं, ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट होते थे जो कि ईस्ट अफ्रीका चल के आए, जिनको होमिनिड फीचर्स उनके अंदर कहा जाता है। कुछ होमिनिड फीचर्स उनके अंदर होते थे, तो वो प्रोबेबली क्या होते थे, 4 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे और एकदम अपराइट, मतलब सीधे चल सकते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस प्रोबेबली लिव्ड, जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर रहते थे। 2 मिलियन साल पहले कौन, ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी लास्ट में, कैसे कैसे ऑर्डर याद रखना है। हाँ, नंबर ये नहीं बताऊंगी भाई, ये मेरे को खुद याद नहीं हुए कभी, मतलब ये है। अभी तुमको ये रहता है ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, बट तुम जैसे जैसे बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम ऑप्शन देख के टिक कर लोगे कि भाई हाँ ये इसके साथ ही लिंक हो रहा है, उसके साथ बैठ ही नहीं रहा है। अगर मैं तुमको कहूँ ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस 15 मिलियन ईयर्स वो रहते थे, ऑब्वियसली नॉट। तुमको अगर ऑर्डर तक याद है और तुमको पहली तारीख भी याद है कि पहले 15 आएगा और पहले डी आएगा, तो तुम बता सकते हो कि डी के साथ 15 ही बैठ रहा है, यहाँ पे कुछ और नहीं बिठा सकते तुम, है ना। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, अपने आप हो जाता है ना। ऐसे जिद मत करा करो किसी चीज़ के साथ। तो ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। एविडेंस शोज दैट दे हंटेड विद स्टोन। कुछ एविडेंस बताते हैं कि वो पत्थर के साथ वो करते थे, शिकार करते थे, लेकिन खाते क्या थे, फ्रूट ही खाते थे। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड, कुछ ऐसी बोन्स हमको मिली जो कि बाकी से थोड़ी सी अलग होती थी, ठीक है। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड। ये जो क्रिएचर था, मतलब जिसकी हड्डी बाकी सबसे थोड़ी सी अलग थी, इसको माना गया कि ये पहला ह्यूमन लाइक बींग था, जिसको हमने द होमिनिड कहा और जिसको होमो हैबिलिस कहा गया, ठीक है। जो ब्रेन कैपेसिटीज़ होती थी उनकी लगभग 600 से जो ब्रेन कैपेसिटीज़ होती थी बेटा वो लगभग 650 से 800 सीसी के बीच में होती थी। दे प्रोबेबली, ये लोग क्या मानते हैं, होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड, उसके बाद 1891 के अंदर हम लोगों को जावा में कुछ फॉसिल्स मिले, उनकी नेक्स्ट स्टेज रिवील करी, कौन से, होमो इरेक्टस, जो कि लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होते थे, एग्जिस्ट करते थे। क्या बता रही थी मैं, हाँ, होमो इरेक्टस जो थे नेक्स्ट स्टेज, जिसके हमको जावा में फॉसिल्स मिले 1891 के अंदर, वो कौन थे, होमो इरेक्टस थे और 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी, उनका बड़ा बड़ा दिमाग था ना, बड़ा दिमाग, क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी, ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसे तो तुम पहले ना ऐसे थे, फिर तुम ऐसे हुए, नहीं तुम पहले ऐसे थे, नालायक हो, मेरे को बुलवा रहे हो पहले तुम ऐसे थे जानवर जैसे, फिर तुम अभी भी जानवर जैसे हो, फिर तुम ये थे, ये जानवर जैसा, ये स्टिल यू आर जानवर मैन, वी ऑल कम अंडर एनिमल किंगडम। भाई हम जानवर हैं, ओके, बट हम थोड़े नहीं, बहुत एडवांस्ड जानवर हैं। दीदी चुप हो जाओ, पढ़ा लो, ओके। होमो इरेक्टस प्रोबेबली, माना जाता है कि होमो इरेक्टस मीट खाते थे। द निएंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ 1400, देखो निएंडरथल मैन की मानी जाती है सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी, कितनी, 1400 सीसी, है ना, जो नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले। ये अपनी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे, इनके पास शर्म लिहाज थी, है ना। तो दे यूज टू हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, इनके मतलब ऐसे पत्ते वत्ते पहनते थे ना पत्ते और कुछ भी, जानवरों की खाल कह सकते हैं, ये सब पहनते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हाइड करने के लिए, और अपने मरे हुओं को गाड़ते थे, बरी करते थे। होमो सैपियंस, फिर होमो सैपियंस अरोज हुए अफ्रीका में,
एंड मूव्ड अक्रॉस, और फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, फिर अलग अलग चीज़ें उनकी डेवलप होने लगी ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज के टाइम पे, आइस एज कौन सा, जहाँ पे वो क्या था ना, एक जानवर है हाथी टाइप का, मैं बिल्कुल ऐसे नाम ही भूल गई यार उसका, मैं तुमको कुछ भी बताने के लिए होती हूँ उतने में नाम भूल जाती हूँ। वो उसको मैमूथ कहते हैं शायद, मैमूथ कहते हैं, पता नहीं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। एक ऐसे जानवर सा होता है, देख मैं बना के बताती हूँ, ऐसा सा नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसे दांत होते हैं उसके, ठीक है, उसके ऐसे ये लंबे 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 बाल होते हैं, उसकी आँख मतलब सेम टू सेम हाथी जैसा होता है, बट उसके बड़े बड़े दांत और उसके बाल इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। तो वो भी आइस एज के टाइम पे, यार ऐसा तो कोई जानवर नहीं होगा, मतलब बहुत गंदा बनाया मैंने। आइस एज के टाइम पे वो वाला आइस एज था, वो भी मतलब फिर बाद में यार मर गए बेचारे ना। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि अगर ऐसी कुछ चीज़ एक्सटिंक्ट नहीं हुई तो क्या क्या देखने को मिलता अपने को ना, मज़ा ही आ जाता। फिर लगभग, मैं बातें ज़्यादा कर रही हूँ आज ना क्योंकि आज लेक्चर छोटा होगा। लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले जो कि मॉडर्न होमोसैपियंस बने। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, मतलब गुफाओं के अंदर आर्ट करते थे वो लोग, डेवलप्ड अबाउट कब हुई, 18,000 साल पहले आ सकता है, याद रखना है। ऐसी सच केव पेंटिंग, ऐसी गुफा की पेंटिंग प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने जो करी हुई है वो भीमबेटका रॉक शेल्टर में मिलती है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। देखना जाके, कोई है तो मध्य प्रदेश का भाई, देखो फोटो भेज दो, हम भी देख लेंगे। एग्रीकल्चर लगभग 10,000 साल पहले आया था एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, फिर ह्यूमन लोग सेटल होने लग गए भाई। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। फिर हमको पता है ये क्या क्या हो रहा है, ये हमारे काम की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, देखो ये बेबी चिंपैंजी है, फिर अडल्ट चिंपैंजी है, और फिर तुम हो, ठीक है। ये देख लेते हैं अब अपन डायग्राम। ये क्या क्या भाई, हमको नहीं ड्राइंग करनी है, हमको ये देखना है। ये छोटा तो हो नहीं रहा यार, देखो सबसे पहले इधर ये दिया हुआ है, नीचे क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स थे, उसके बाद बने ट्रैक्योफाइट, फिर बने राइना टाइप प्लांट टाइप, फिर सीलोफाइटन्स आए। क्लोरोफाइट से निकल के कुछ चले गए कहाँ पे, कार्बोनीफेरस में पीरियड में, ठीक है। देखो मैं एक बार बता देती हूँ, कहाँ लिखा होगा ये, मेरे को नहीं लगता है कहीं लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले सिलूरियन है, फिर डेवोनियन है, फिर कार्बोनीफेरस है, फिर पर्मियन है, ठीक है। ये साइड वाले पैलोजोइक एरा होते हैं, ERA एरा, और ये पीरियड होते हैं पर्मियन कार्बोनीफेरस पीरियड, ठीक है। तो देखो क्लोरोफाइट से निकल के CTRP एक ट्रिक बताई थी मेरे को किसी ने, बट मैं भूल गई यार। मेरे को कुछ मिलेगा ना इसको याद करने की ट्रिक, तो मैं तुमको पक्का बताऊंगी, ठीक है। क्लोरोफाइट से के बाद T बना, फिर R बना राइनिया टाइप, फिर सीलोफाइटन्स आए। देखो क्लोरोफाइट से निकलकर ये जाती है लाइन ब्रायोफाइट में। देखो इसको हम कैसे बताते हैं कि ये जो लाइन थी यहाँ से धीरे धीरे डेवलप हुआ, लेकिन ये लोग फैलना, जैसे ही ये एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब ये लोग, इनका दबदबा था इस टाइम पे, अब ये लोग यहाँ फैल रहे हैं, मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये ब्रायोफाइट के लिए अच्छा गया है क्योंकि उनका दबदबा रहा है ना, वो काफ़ी फैले हैं, तो ये इस टाइम तक वो एग्जिस्ट करें हैं। उसके बाद ट्रैक्योफाइट से पहले जूस्टेरोफाइलम, ये थोड़ा ही ग्रो हुए, फिर आर्बो रिसेंट लाइकोपोड, फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए, फिर इधर से साइड में लेफ्ट में हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ठीक है। फिर आता है राइनिया टाइप, फिर सीलोफाइटन। सीलोफाइटन से देखो काफ़ी निकले हुए हैं, तो ये बीच में एक बड़ा सा एरिया हो रहा है, फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए, फिर धीरे धीरे होस्टेल ये कम हो गई, फिर फर्न्स का दबदबा रहता है, कॉफ़ी है फर्न्स, फिर धीरे धीरे ग्रो करके फिर लगभग ट्रायसिक के टाइम पे गिंको आने लगे और बहुत ज़्यादा फैलने लगे गिंकोज। और ये देखो पर्मियन से लेके आज तक क्वाटरनरी तक ये जो कोनीफर्स है, लेकिन पर्मियन से लेके क्रिटेशियस तक देखो कोनीफर कितने फैले हैं, कितना ज़्यादा, मतलब ये होता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कॉनिफर्स बहुत सारे होते थे। नीटेल्स देखो कब है, क्रिटेशियस के टाइम पे हैं पहले, फिर प्रोजिम्नोस्पर्म्स हैं, उसके बाद सीड फॉर्म्स है, फिर सीड फॉर्म्स से लेफ्ट में साइकैड्स निकल रहे हैं, फिर इधर पहले डाइकोट, उसके बाद मोनोकोट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही ये है, पहले अर्ली रेप्टाइल्स होते थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। अर्ली रेप्टाइल्स, इसकी तो एक ट्रिक है, वैसे मैंने किसी से चुराई हुई है, कॉपीराइट मत दे देना लेकिन तुम लोग, बट मैंने तो भाई, मैंने मेरे को जो याद हुआ वो भी एक ही याद है बस मेरे को। देखो इन्होंने निकाला सोरोप्सिड्स, फिर आया साइनेप्सिड, एक ही बस, ज़्यादा तो तुमसे मैमल्स वाला ही पूछेगा। तो साइना की पहली थेरेपी से मैमल्स हुए, साइना की पहले थेरेपी से मैमल्स हुए, पता नहीं कौन सी एक मैम थी, अच्छी मैम, अच्छा पढ़ाती हैं वो, ठीक है। तो उन मैम की ट्रिक देखी थी मैंने, तो मेरे को बस वही याद है आज तक। तो साइनेप्सिस के बाद पेलिकोसोरस जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, फिर थेरेप्सिड जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, एंड देन मैमल्स बने। अब देखो इधर सोरोप्सिड से सबसे पहले एक लाइन जाती है, सोरोप्सिड से कौन बने, टर्टल बने। फिर देखो सोरोप्सिड से कौन बना, थीकोडोंट। थीकोडोंट से दो चीज़ बनी, थीकोडोंट से क्या बनी, डायनासोर्स बने और क्रोकोडाइल्स बनने लगे, ठीक है, क्रोकोडाइल बने। देखो
थीकोडोंट से डायनासोर्स बने कब, टर्शरी टाइम पे ना, और उसके बाद क्रोकोडाइल भी बने। फिर सोरोप्सिड से ये लाइन जा रही है इधर से ऊपर, जस्ट ये वाली, मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, सबसे नीचे जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर यहाँ से बने टुआटरस। फिर सीधी लाइन देखो, फिर सीधी लाइन में 2 डिवीजन होंगे, लिजार्ड्स और स्नेक बने। ठीक है, ऐसे ऐसे याद करना होता तुमको। इसमें ज़्यादातर तुमसे मैमल्स की पूछेगा और जिनका नाम दिया हुआ है ना इधर, जैसे थीकोडोंट है और ये डायनासोर्स है, तो ज़्यादातर तुमसे यही पूछेगा। ये इसका या तो ऑर्डर पूछ लेगा कि भाई ऑर्डर लिखो, जैसे कि तुम लिख देना पहले साइनोप्सिड्स है, फिर पैलिकोसोरस है, फिर थेरेप्सिड्स और उसके बाद मैमल्स है। तो बस तुमसे इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी ये पूछेंगे, मेरे को तो नहीं लगता है, बाकी कुछ पता भी नहीं है। बाकी तुमको याद तो मैं कहती हूँ, तो अगर तुमको हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जितना हो तुमसे उतना ठीक है। इवोल्यूशन में इतना ही, क्योंकि सब पूछने जैसा है यार, इसमें क्या क्या पूछ लेंगे वो भी। बट ये है जितने तुम टेस्ट सीरीज़ देखोगे उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सवाल तो मिलेगा इसका, है ना। तो चलो ठीक है, आज हमारा इवोल्यूशन जैसा बड़ा सारा चैप्टर, टिपिकल सा चैप्टर, आई थिंक तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा। नहीं आया मुझे बता देना, कुछ टॉपिक है अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से पढ़ा दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द कुछ नहीं होगा। ठीक है, कह देना दोबारा पढ़ा दूँगी, चिंता मत करना। और बाकी मेरी इस डिस्टर्बेंस की वजह से तुम लोगों को अगर तकलीफ़ हो रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बच्चा, मैं जानबूझ के बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, है ना। तो ट्राई करना तुम लोग समझो, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। एनसीईआरटी के अलावा इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी कह रही हूँ। जितना अपना कंटेंट लिमिटेड रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना ही तुम लोग सेफ खेलोगे, है ना। और ऐसे ज़्यादा चिंता नहीं करनी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम्स तो आते जाते रहते हैं, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और क्या बात चाहिए तुमको, है ना। ये बात एकदम श्योर है। खुद पे भरोसा रखो, है ना, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। ऐसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं अपने दिमाग में। हाँ, 1-2 बार मार्क्स कम आएंगे, बट क्या होता है, मार्क्स ही तो है, कभी ज़्यादा आते कभी कम आते। मेन नीट पे फोकस करो। अगर तुम्हारे लास्ट वाले दिन भी 450 आ रहे हैं ना, तो डीमोटिवेट मत हो, एकदम खुश होकर पेपर देने जाओ। क्या पता पेपर में तुम्हारे 650 आ रहे हैं, 650 नहीं तो इस बार मेरे को लगता है सेफ स्कोर लगभग मतलब 630 से ज़्यादा होना चाहिए, 620 630 से ज़्यादा। ये तो एकदम लास्ट मिनिमम बता रही हूँ मैं, बट इससे ज़्यादा पता नहीं क्या क्या होगा फिर तो यार। बट ठीक है, अपनी तरफ से सेफ खेलो, लिमिटेड कंटेंट रखो, जितना हो सके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड रहो, और क्वेश्चन भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो जो एनसीईआरटी में से चुने गए हों, है ना। बाकी आई होप सो कि तुम्हारा पेपर सब अच्छा जा रहा हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस।